आज हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का, यानी कि जीओसी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। इसमें केवल एक ही आंसर जो है वो करेक्ट है, वन ऑप्शन करेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम। मैंने इसके स्केलेटन आपके लिए बना दिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, तो हमने पहले 7 कार्बन बना दिए। अब क्योंकि ये हेप्ट हो गया पूरी बात, अब क्योंकि ये एन है तो कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मेन कार्बन चेन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कोई नहीं बनाया है। अब 3 पर क्या है, इथाइल ग्रुप है, जैसा आप देख पा रहे हो 3 पर क्या है, ये इथाइल ग्रुप आ गया। और 4 पर 4,4 डाइमिथाइल, ये डाइमिथाइल ग्रुप आ गए। और हेप्टेन, तो 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आप ई को लिखोगे और फिर आप मिथाइल वाला लिखोगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये कहना चाह रहे हैं हम लोग, ये मिथाइल जो साइड चेन में है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकली, और ये इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप नेमिंग लिखते हो, यू फॉलो द अल्फाबेटिकली नेम। तो अल्फाबेटिकल नेम जब आप फॉलो करोगे तो ई शुड कम फर्स्ट। 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। और लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से भी आप देख रहे हो, यहां से अगर नंबरिंग करते ना तुम, तो 1 2 3 4 पे साइड चेन आती, और यहां से करने पे कितने पे स्टार्ट हो जा रही है, थर्ड पर। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जो नंबरिंग है वो हमने इस समय बिल्कुल सही की हुई है इस कंपाउंड में। तो ये बिल्कुल ठीक है, 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, यानी कि जो ऑप्शन है आपका वो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होना चाहिए। फोर वाला, फर्स्ट वाला 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब सेकंड में क्या गलती हो रही है? सेकंड का भी स्केलेटन मैंने आपके लिए बनाया हुआ, देखिए सेकंड का स्केलेटन है ना। इसमें क्या है, इसमें आपके पास 4,4 डाई मिथाइल, ये आ गया साहब, 4,4 डाई मिथाइल और 3 इथाइल हेप्टेन। इसमें लिखने का तरीका इन्होंने चेंज किया है केवल, लेकिन आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम मिथाइल, यहाँ क्या आ रहा है, ई इथाइल। तो अल्फाबेटिकली क्योंकि ई पहले आएगा तो वो लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ठीक हो रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इन्होंने जो है वो शायद सेकंड दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, अल्फाबेटिकली ई पहले आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर दो कीटोनिक ग्रुप, दो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक आपका कीटोनिक ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। मैं आपको पीरियोडिक ऑर्डर दिखाता हूँ। पीरियोडिक ऑर्डर मेरे पास देखिए सामने स्क्रीन पर आपके आ गया है पीरियोडिक ऑर्डर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पीरियोडिटी आईयूपीएसी ने सबसे ज्यादा सजेस्ट की है, और उसके बाद किसकी है, कीटोनिक ग्रुप की है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं, तो आप प्रेफरेंस किसे देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, जो आप देते भी हो, मुझे मालूम है आप देते भी हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा पीरियोडिक किसको देंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, क्योंकि ये हमेशा नंबर 1 पे आता है ना। 1 2 3 4 5, ये हमें किसने बताया, आईयूपीएसी ने। तो जैसा आप देख पा रहे हो नंबरिंग हमने कर दी है। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कीटोनिक ग्रुप, ये वाला, अगर कीटोनिक ग्रुप किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको वो जो ऑर्गेनिक का की पेपर है वो दिखा देता हूँ, देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कीटोनिक ग्रुप जब ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आएगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सो। ये कहाँ से पता चल रहा है हमें, ये हमें पता चल रहा है क्लास 11 का ये जो पेपर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे पता चल रहा है कि हम कीटोनिक ग्रुप अगर किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के संग आएगा, यानी कि एज ए प्रीफिक्स आएगा, तब हम उसे ओन ना बोल करके ऑक्सो बोलेंगे। जैसा आपको मालूम है ना, वैसे तो ओन बोलते हो तुम, लेकिन अगर किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आएगा तो क्या बोलोगे आप लोग, इसको ऑक्सो बोलोगे। राइट, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी इट शुड बी
4 ऑक्सो और 5 कार्बन एटम्स आर देयर, पेंटेन और ओइक एसिड, सो इट शुड बी 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 द यूपीएससी नेम फॉर। तो पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, पेरेंट जो रिंग है वो बेंजीन रिंग है, तो 1 सीएल को दे दिया आपने, 2 नाइट्रो, 3 4 पर मिथाइल है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम देख पा रहे हो। अब ये C फॉर क्लोरो आ रहा है, ये N फॉर नाइट्रो आ रहा है और ये M फॉर मिथाइल आ रहा है। तो जब आप लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे आप, तो C पहले आएगा आपका 1 क्लोरो, और आपको मालूम KLMN, यानी कि सबसे पहले आप क्लोरो के बारे में लिखोगे, फिर M का जिक्र आना चाहिए, उसके बाद अल्फाबेटिकली नाइट्रो आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है ऐसा जिसमें CMN फॉलो हो रहा हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, ये C आ रहा है, ये M आ रहा है और ये N आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रोबेंजीन, देखिए ये हमने किया था। देखो आप लोग, 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो और पेरेंट बेंजीन देंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल ठीक है। 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन, सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना ही जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, एस करेक्टर जितना ज्यादा उतना कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको देखो कुछ बताता हूं। जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन एटम है तो आप देखोगे यहाँ पर जो s करेक्टर है वो कितना है, 50% है। अगर आप बात करो sp2 की तो यहाँ पे आप देखोगे s1 है और p कितना है बेटा, 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसका आप निकाल लो 1/3, यहाँ कितना आ गया आपका, लगभग 33% एस करेक्टर है। और अगर आप बात करो sp3 की तो जैसा आपको समझ में आ रहा है s1 है, टोटल ऑर्बिटल्स आपके 4 हैं, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25% एस करेक्टर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। sp में तो आपको दिख ही रहा है 1 s है और टोटल 2 है, तो 1/2 इंटू 100, तो एस करेक्टर यहाँ पे कितना है, 50% है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन एटम की। तो बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क्ड विद एस्टेरिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई देखो, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट नहीं हुआ, ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। आपको कौन सा देखना है, sp मिल जाए। ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसमें जो कार्बन आप देख रहे हो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी आपका 33% है। और चेक कर लेते हैं, हाँ देखो ये मिल रहा है। देखो बेटा, ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसमें s करेक्टर कितना है, 50%, सबसे ज्यादा जो ऊपर के तीनों देखें। अच्छा इसकी बात करें तो ये भी sp2 ही है। तो सबसे ज्यादा s करेक्टर आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है बच्चों। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और sp में आप देखेंगे s करेक्टर कितना है, 50%, और जितना ज्यादा s करेक्टर उतना एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही क्वेश्चन पूछा है, द कार्बन मार्क विद एस्टेरिक साइन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो आपका थर्ड कंपाउंड है उसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज क्योंकि है, इसीलिए आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। और इसमें इन्होंने यही पूछा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो sp वाला कार्बन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करने की। और यही प्रॉपर्टी जो है एल्काइंस को एसिडिक भी बनाती है थोड़ा बहुत, जो लोअर एल्काइंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। कह रहे हैं इन चार कंपाउंड्स में से, जो चार कंपाउंड्स आपको दिए हैं
फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, उनमें से किसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है वो आप पहले समझो। जैसे आप देख पाते हो ये अल्कोहल का कंपाउंड मैंने एक लिया हुआ है, दिस इज प्रोपेन वन ऑल। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपेन वन ऑल का बेटा, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक कंपाउंड ईथर पॉसिबल है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज की बात हो रही है, तो अल्कोहल में तो फंक्शनल आइसोमेरिज पॉसिबल है। देखो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C3H कितने हैं बच्चों, 3 2 4 2 5 और सॉरी 3 2 5 और 2 7 1 8, C3H8O। ऐसे यहाँ भी देखो आप C3 3 6 2 8, C3H8O। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है बेटा, यहाँ पे ईथर ग्रुप है, तो यहाँ तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। एल्डिहाइड्स में देखते हैं। एल्डिहाइड्स में आप देखोगे ये मैंने कंपाउंड बना दिया आपके लिए प्रोपेनल, और बच्चों देखो ये दूसरा कंपाउंड मैंने बना दिया प्रोपेनोन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6O। आप चेक कर लो, 3 2 4 5 और 1 6, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। आपसे क्वेश्चन क्या नॉट पॉसिबल पूछ रहे, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। साइनाइड्स की बात कर लें। साइनाइड्स को आपको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3CN, ये मिथाइल साइनाइड है, और मैं इसी को लिख दूं कैसा, CH3NC आइसोसाइनाइड। तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है, लेकिन भाई इसमें क्या करोगे यार तुम। देखो एल्काइल हैलाइड को तुम ले लो, मैंने ले लिया 1 क्लोरोप्रोपेन, इसमें क्या चेंज करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पॉसिबल हो जाएगा, इसका आइसोमर अगर बनाओगे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये Cl नंबर 2 पर पहुंच पाएगा बस, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा ClCl। तो आपका आंसर क्या हो गया, समझ में आ गई बात, आपका आंसर क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में फंक्शनल आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं होती। मेरी बात अगर कम समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें, और थोड़ा कोशिश करें वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देखें, 1.5 1.25 पे, तो ज्यादा थोड़ा जल्दी आप कवर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, the fragrance of flowers is due to the presence of some steam volatile compounds। ऐसे कंपाउंड जो स्टीम से ही वॉलेटाइल होते हैं, उनकी वॉलेटिलिटी रेट बहुत कम होता है, बहुत ही कम वॉलेटाइल होते हैं, तो उनको स्टीम की हेल्प से हम वॉलेटाइल बना सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा। called essential oils, these are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase। A suitable method for the extraction of these oils from the flower is, देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जब बता रहे हैं भैया स्टीम वोलेटाइल है तो आप क्या करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन ही करोगे। डिस्टिलेशन कब यूज करोगे, जब किसी सोल्यूशन में एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, जैसे सॉल्ट इन वाटर, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज करो, वाटर की वेपर्स बन जाएंगी, उसे कंडेंस कर लेना, सॉल्ट वहीं रह जाएगा वेसल के अंदर। क्रिस्टलाइजेशन कब करोगे, जब कोई सब क्रिस्टल में इम्प्यूरिटीज हायर टेम्परेचर पर भी वाटर में सॉल्युबल हो या पर्टिकुलर सॉल्वेंट सॉल्युबल हो, लो में भी हो, लेकिन जो सब्सटेंस है इट शुड बी लेस सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर, जिससे कि वो क्रिस्टलाइज हो जाए और जो इम्प्यूरिटीज हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में रह जाएं। थर्ड है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये कब करोगे, दिस टेक्निक इज यूज फॉर दोज लिक्विड्स विच डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट रीच। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही किसी दूसरे फॉर्म में डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको प्यूरिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं सो दैट देयर बॉइलिंग पॉइंट गेट्स लोअर, और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले बॉइल होकर वेपर फॉर्म में आ जाए, फिर उनको हम डिस्टिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है स्टीम वोलेटाइल की हो रही है, स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं, जिनकी वेपर्स बहुत कम बनती है, तो उनको क्या किया, स्टीम की वेपर्स और उस पर्टिकुलर लिक्विड की दोनों की वेपर्स मिला करके हम उसको बॉयल करते हैं, तो वो स्टीम वोलेटाइल आपका
Question number 7. During hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the documents had been carried out. जब जज को ये केस सुन रहे थे, उनको लगा कि किसी ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई चेंज किया है. He asked the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, which technique can give the best result? तो देखो, मैं इसका आपको थोड़ा सा बेस बताता हूँ. हमारे पास क्या है ना, एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर. ये तो ब्लैक बना है, वो व्हाइट रंग का होता है. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम जिस भी सैंपल का हमें डिटेक्शन करना होता है, कोई ऑर्थो इंक, उसमें कौन कौन सी इंक है, तो उसका एक स्पॉट हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कर लेते हैं बच्चों. तो जैसे मैंने ये इस समय व्हाइट इंक लगा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक लगा दी ब्लू इंक यहाँ पर. ठीक है. तो आप देखेंगे जब इसको मैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखूंगा, इसका एक एंड एक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखूंगा, तो आप देखेंगे सॉल्वेंट के साथ साथ ये इंक भी जो है ना ऊपर सरफेस पे राइज करेंगे. आप देखेंगे ये जो ब्लू इंक है ये अलग हो जाएगी बेटा कुछ हाइट पे चलने के बाद, और ये व्हाइट इंक जो है कुछ अलग हाइट पे जाके हो जाएगी. और यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर नोटिस होता है, जो सॉल्वेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं. तो होगा क्या, ये दो इंक जो यहाँ पर ओवर राइटिंग हुई थी बच्चों, यहाँ जो ओवर राइटिंग हुई थी, जो अलग अलग इंक यूज हुई थी, वो इस पेपर पर अलग अलग हाइट पर मिल जाएंगी आपको. यानी कि इंक के अंदर जो जो आपको कंपोनेंट्स हैं, वो जो जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं, वो अलग अलग हाइट पर आपको मिल जाएंगे. और इसी के हेल्प से पता चल जाएगी कि भाई ओवर राइटिंग हुई है, एक से ज्यादा इंक यूज हुई है. तो ये जो आप टेक्निक आप देख रहे हो, दिस टेक्निक इज एक्चुअली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. कौन सी क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी ये? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपकी कहलाएगी. तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो रहा है. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि जज ने क्यों कहा है कि आप जरा इसको पता करो. फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से क्यों कहा कि आप पता करो कि कैसे कैसे इंक, इसमें एक से ज्यादा इंक तो यूज नहीं हुई है यहाँ पर, तो आप उसको पता लगा सकते हैं. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, तो ये आपको याद रखना है. वैसे तो जितनी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन. लेकिन अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस की है, उसमें आप देखेंगे उसमें पार्टीशन हो रहा है. उसमें जो इंक है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जाके एडजॉर्ब हो गया. तो वो जो कलर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट थे इंक के अंदर, वो पार्टीशन के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं. ठीक है, अलग अलग पार्ट पे जाके एडजॉर्ब हो रहे हैं. तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल रहता है. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. क्वेश्चन नंबर 9 says, yes, what is the correct order of decreasing stability of the following cations? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. कह रहे हैं आपको इन कैटायंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख पाते हो ये जो आपका 2 डिग्री कार्बो कैटायन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. क्या होता है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन. और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है आपके पास. हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा हो, जैसे इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इस CH3 की वजह से होंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग इस CH3 ग्रुप की वजह से होंगे. टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पॉसिबल है. यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 अल्फा H है, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पॉसिबल है, 3 यहाँ पॉसिबल है. टोटल कितने पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? 5. अगर इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो यहाँ पे केवल 3 H एटम्स हैं इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ. तो इसीलिए यहाँ पर केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और है बच्चों. वो फैक्टर क्या है? प्लस आई इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट भी कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है. तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम नहीं कर रहा. यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि जो बेटा OCH3 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर करेगा.
और ये बात आप याद रखेंगे, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट दोनों हैं तो आप याद रखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब आप समझदार हैं। यहां पे प्लस आई काम नहीं कर रहा, यहां पर प्लस आई भी काम कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है। नहीं, यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगा तो रहा है ये, लेकिन इस कार्बन से दूर हो रहा है। हाँ, ये बात फैक्टर देखेंगे भाई, ये इस कार्बोकैटायन से जो प्लस आई ग्रुप है कैसा है, दूर है। यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली अटैच है, देखो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्योंकि स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो मैंने अभी बताया इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर, जो कि कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड है बच्चों, इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, सेकंड की होगी। अब जो आपका थर्ड कंपाउंड है, इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काम कर रहा है लेकिन बहुत लेस काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो CH3 कैसा है, दूर है। और यहाँ आप देख पा रहे हो 3 इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 इसकी वजह से, यहाँ पे कितने पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। तो इसलिए अब जब हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो ग्रुप है बहुत दूर है, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम आएगा इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। क्या फैक्टर काम करेगा, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग कितने पॉसिबल है, 3, और ये 2, 2 H है ना, यहाँ पे 3 H है, इसलिए 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग पॉसिबल है। यहाँ कितने पॉसिबल है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसलिए जहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल है उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज्यादा होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑर्डर रहेगा, सेकंड का सबसे ज्यादा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भले ही यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन रहे हो, लेकिन प्लस आई इफेक्ट क्योंकि कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पर 5 पॉसिबल है, तो इसलिए फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी थर्ड से, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड वाले की। इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सेकंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या हो जाएगा, इसमें आपको इसे ओपन करके देखना पड़ेगा। जहां भी इथाइल ग्रुप आ जाए आप उस कंपाउंड को ओपन करके देखो। जैसे इसे मैंने ओपन कर लिया C2H5 को CH2CH3 की तरह, ऐसे मैंने इसे भी ओपन कर लिया CH2CH3। अब मैं इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सेलेक्ट करूंगा, ये CH3। ऐसा करने पर आप देखो 1 2 3, दिस इज 4 5 6, और आप देख पा रहे हो 3 और 4 पर दोनों पर मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, है ना। तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पलर में जानबूझ के ये एग्जाम्पल दिया है कि C2H5 ग्रुप अगर आता है तो आप इसे ओपन करके देखेंगे, और ओपन करके देखने पर अगर पेरेंट कार्बन चेन का नंबर में कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो आप उसे बढ़ाएंगे। तो ऐसा आप कहीं से नंबरिंग कर लो, आप इधर से कर लेते तो 1 2 3 4 5 6 रहता, ऐसा करते 1 2 3 4 रहता, ऐसा करते 1 2 3 4 5 रहता। यही जो रूट हमने लिया हुआ है इसमें मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं 6 आपके पास, तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट हमने चेन ली हुई है। और ऐसा करने पर ये CH3 नंबर थर्ड पर, ये 4 नंबर पर CH3 क्या हो रहा है, हमसे छूट रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, साइड चेन में जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को कोशिश करें, जो बच्चे आज एब्सेंट है उनको भी फॉरवर्ड कर दें, मैं ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस NCERT एग्जाम